जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। इस टॉपिक में हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग प्लांट के बारे में जितनी भी जानकारी होती है जो कि हमारे जीव विज्ञान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितने जितने हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कितने प्लांट के टाइप्स होते हैं, यानी पादप जगत के कितने प्रकार होते हैं। उनमें एग्जाम्पल पिक्चर के सहित उनके एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोग यहाँ पे प्लांट ऊतक की बात करने वाले हैं, यानी प्लांट टिश्यू की बात करने वाले हैं, वो भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैविक समुदाय का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैव समुदाय के सुविधाजनक अध्ययन के लिए उनको कुछ ऐसे वर्गों में विभाजित किया गया जिनमें सभी जीव समानता रखते हैं, यानी एक वर्ग के सभी जीवों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, तो उनको वर्ग में रख दिया जाता है, जिससे उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो जीव विज्ञान के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास में अरस्तु का महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि अरस्तु को। आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस ने की थी और कैरोलस लीनियस ने द्विजगत सिद्धांत दिया था। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की थी, तो आपको बताना है कैरोलस लीनियस ने। और इन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत, यानी किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांटी, दो वर्गों में बांटा था और इसीलिए इन्हें वर्गीकी के पिता भी कहा जाता है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ पे बताएंगे कि कैरोलस लीनियस को वर्गीकी के पिता कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने द्विनाम पद्धति दी। द्विनाम पद्धति में दो अक्षर होते हैं, जो पहला भाग होता है वंश और जो दूसरा भाग होता है वो जाति यानी स्पीसीज़ का बोध कराता है, यानी स्पीसीज़ के बारे में बताता है। जैसे कि आपको पता है कि जो मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन है, तो जो होमो है वो मनुष्य के वंश के बारे में बता रहा है और जो सेपियंस है उसकी जाति यानी स्पीसीज़ के बारे में बता रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि। और दोस्तों जो आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान व्हीटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दिया जाता है। उन्होंने जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है। उनमें से पहला हो जाता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 जगत में उन्होंने जीवों को बांटा है। और दोस्तों इसके पहले मैं आपको कुछ शब्दों के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हमारे वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। उनमें सबसे पहले आता है सब सेलुलर। और दोस्तों सब सेलुलर में इस प्रकार की संरचना में डीएनए या आरएनए एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है, जैसे कि वायरस। दोस्तों जो वायरस होता है उसमें डीएनए या आरएनए पाया जाता है जो कि एक प्रोटीन की लेयर द्वारा घिरा रहता है। और जो दोस्तों वायरस यानी विषाणु होता है वो सूक्ष्म आकार का होता है, परंतु ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी ये परपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। और जो आपको पता है कि जो वायरस होते हैं वो बॉडी के बाहर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी बॉडी के बाहर वो निर्जीव होते हैं, परंतु जब वो किसी बॉडी में या किसी जीवित कोशिका या किसी जीवित प्रणाली में या जीव में आ जाते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। इसलिए इनको निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि बताइए निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना कि वायरस। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो वायरस होते हैं उन पर किसी भी प्रकार की ड्रग का असर नहीं होता, यानी किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक असर नहीं करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें जो कोशिका पाई जाती है वो पूर्णतः विकसित नहीं होती है और उनमें कई प्रकार के कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि जो बैक्टीरिया होती है उनमें पूर्णतः कोशिका विकसित नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक। दोस्तों जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें जो कोशिका पाई जाती है वो पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है और इनमें कोशिका अंग भी उपस्थित होते हैं। इनमें केंद्रक भी पाया जाता है और जो कि केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूकैरियोटिक क्या होता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मोनेरा सबसे पहले। तो दोस्तों जो मोनेरा जो जगत है इसमें एक कोशीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोकैरियोटिक की अभी डेफिनेशन दी थी। और इसमें एक कोशीय जीव आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। अर्थात इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक होता है, ना ही जो केंद्रक होता है वो पूर्णतः विकसित होता है और उनमें कोशिका अंग भी नहीं पाए जाते। और दोस्तों ये स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो जीवाणु, ठीक है, या फिर नीलहरित शैवाल इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम लोग बात करें प्रोटिस्टा।
दोस्तों जो प्रोटिस्टा होते हैं इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी बहुकोशीय यूकैरियोटिक जीव भी इसमें आते हैं। और जो प्रोटिस्टा जगत होता है उसे पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। और इसमें जितने भी प्राणी आते हैं वो स्वयंपोषी और विषमपोषी होते हैं। अगर उदाहरण की हम बात की जाए तो एक कोशिकीय शैवाल, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, अमीबा, क्लोरेला आदि इसमें आते हैं। और अगली हम बात करते हैं कवक दोस्तों, यानी फंगी। दोस्तों जो कवक होते हैं ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी इनमें जो कोशिका होती है वो विकसित होती है। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः ये मृत्युजीवी भी होते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ईस्ट, पेंसिलियम और मशरूम आते हैं। और दोस्तों इसमें मशरूम सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों को नहीं पता होता ये एक फंगी है। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग पादप जगत और जंतु जगत, तो इसको हम लोग विस्तार में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पादप जगत। और दोस्तों पादप जगत ये कोशिका वृत्ति वाले बहुकोशीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं और ये स्वयं पोषी होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अतः इनमें क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य होते हैं। और इनको हम लोग कई उपवर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सब के बारे में हम देखेंगे और हम फोटो के द्वारा इन सबको समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थैलोफाइटा। दोस्तों जो थैलोफाइटा होते हैं इनमें विभेदन नहीं होता, यानी इनमें जो पत्ती, तना और जड़ होते हैं वो अलग नहीं होते, यानी इनमें विभाजन नहीं होता है। और इस वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं उन्हें शैवाल कहा जाता है और ये मुख्यतः जलीय पौधे होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्पाइरोगाइरा, कारा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा की। दोस्तों जो ब्रायोफाइटा होता है इन्हें पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है क्योंकि ये स्थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। और इनके शरीर मुख्यतः पत्ती और तने में विभक्त होते हैं और इनमें संवहन के लिए विशिष्ट संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाते। अगर इस वर्ग के हम लोग पौधे के एग्जाम्पल देखें तो मॉस और मार्केशिया, तो आप यहाँ पे फोटो में भी इसको समझ सकते हैं। ये ब्रायोफाइटा वर्ग के यानी जगत के एक पौधे का पिक्चर है, तो आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। बात करते हैं हम अगले यानी टेरिडोफाइटा की। दोस्तों जो टेरिडोफाइटा पौधे होते हैं और इस वर्ग में जो पौधे होते हैं उनमें हम विभाजन कर सकते हैं, यानी उनमें हम पत्ती, तना एवं जड़ में बांट सकते हैं। और इनमें संवहन के लिए संवहनीय ऊतक भी पाए जाते हैं जिससे यह पानी और भोजन का विभिन्न भागों में संवहन करते हैं। और इन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए फर्न, मार्सिलिया, हॉर्सटेल इत्यादि। अब बात करते हैं हम लोग अगले की यानी जिम्नोस्पर्म की। दोस्तों जिम्नोस्पर्म में ऐसे पौधों को लिया जाता है जो कि नग्न बीजी होते हैं। इनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर नहीं होते और ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, जैसे पाइनस और साइकस। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हैं वो साइकस की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बीज उगता है जिसको हम लोग नग्न आँखों से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म की। दोस्तों जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं और जो बीजों का विकास होता है वो अंडाशय के अंदर होता है और बाद में जो कि फल बन जाते हैं। इनमें पुष्प भी पाए जाते हैं और जिसके द्वारा निषेचन होता है। और इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा हो जाता है द्विबीजपत्री। दोस्तों एक बीजपत्री में ऐसे पौधे आते हैं जिनमें बीज जो रहते वो डिवाइड नहीं होते, यानी उसको हम दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते। और एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनमें जड़, तना, पत्ती इन सब में विभाजन किया जा सकता है और इनमें संवहनीय ऊतक भी पाए जाते हैं। और दोस्तों जो द्विबीजपत्री होते हैं इनमें जो पौधे आते हैं उनके बीजों में द्विभाग होते हैं, यानी दो भाग में होते हैं। दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक बीजपत्री में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं गेहूं का और द्विबीजपत्री में हम ले सकते हैं चने का। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। जो एक बीजपत्री है यानी गेहूं होता है उसके आप जो बीज होता है उसको आप दो भागों में बांट नहीं सकते, परंतु जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनके जो बीज होते हैं तो उसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पादप जगत था वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोशिका यानी सेल। तो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग सेल्स के बारे में जानते हैं कि सेल क्या होती है। दोस्तों जो कोशिका होती है वो प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी जो हमारा कार्य के लिए सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बॉडी की वो सेल होती है यानी कोशिका होती है। और जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिनका शरीर
एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशीय जीव कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोशिकाओं को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक कोशिकीय और बहुकोशीय। और दोस्तों इसी के बारे में हम कुछ और जानते हैं, जैसे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप बोल सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, तो आप बता सकते हैं कि 1665 में की थी। और सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज ल्यूवन हॉक ने की थी। और दोस्तों जो ल्यूवन हॉक है, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी की थी, तो आपको ये भी याद रखना है। और संसार में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आप बता सकते हैं माइकोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और दोस्तों मानव के शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है वो सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल होती है। तथा सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वो अंडाणु होती है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। और दोस्तों आपको मेनली याद रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वहाँ पे आपको अंडाणु लिख रहा है, परंतु सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो वहाँ पे आपको तंत्रिका तंत्र लिखना है। तो ये भी डिफरेंस आपको समझना है। और इसमें से जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो कोशिका होती है इनको दो प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और इनमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित रहती है, यानी इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस होता है वो अनुपस्थित रहता है। और जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव में बिखरा हुआ रहता है, यानी वो कोशिका द्रव के संपर्क में रहता है। और जो कोशिका द्रव होता है उसमें राइबोसोम के कण भी उपस्थित होते हैं, परंतु यहाँ पे झिल्ली युक्त कोशिका अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, लाइसोसोम, इन सब की अनुपस्थिति होती है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इनमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो एक होती है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहीं पे बात करें हम लोग यूकैरियोटिक, तो दोस्तों जो यूकैरियोटिक होती है इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, इनमें झिल्ली नुमा कोशिका अंग पाए जाते हैं। अगर हम लोग सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जस्ट अपोजिट होते हैं। इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और इनमें अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो विषाणु और जीवाणु को छोड़कर जितने भी पादप और जंतु होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक में आते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कोशिका द्रव एवं विभिन्न अंगों की। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कोशिका होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो दोस्तों हम लोग एक ही डायग्राम में पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम लोग एक ही में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, यह रहा माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है श्वसन की क्रिया को संपादित करना, यानी श्वसन की क्रिया को संपन्न करना। और जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीसोसोम नामक संरचना पाई जाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है, जो कि श्वसन और कोशिका विभाजन का कार्य करती है। और दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है, जिसके द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। और जो ये ऊर्जा मुक्त होती है ये एटीपी के फॉर्म में होती है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी एटीपी के फॉर्म में इसमें ऊर्जा रिलीज होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा बनाने में महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लवक की। और दोस्तों जो लवक होता है वो सारे पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि यूग्लिना इनमें भी पाए जाते हैं। और जो लवक होता है वो कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें हरित लवक। दोस्तों जो हरित लवक होता है वो पौधों को प्रकाश संश्लेषण में, भोजन बनाने में सहायक होता है। और दूसरा हम बात करें तो वर्णी लवक। दोस्तों जो वर्णी लवक होते हैं ये हरा रंग छोड़कर पौधे के अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे कि टमाटर का कच्चा होने पर हरा होना और पकने पर लाल, ये सारे कारण वर्णी लवक द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अवर्णी लवक। दोस्तों जो अवर्णी लवक होते हैं वो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जिसपे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, यानी जिन पौधों के भागों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहाँ पे अवर्णी लवक पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो भूमिगत जड़,
भूमिगत तने जैसे कि मक्का, आलू एवं गेहूँ, इन सब में आणवीय लवक पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम वर्णीय लवक में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और आपको याद करना है, क्योंकि एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, अक्सर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम। तो दोस्तों आपको ये चार्ट भी याद रखना है, जैसे कि सेब का लाल कलर जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथीन के कारण होता है, और गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, जबकि हल्दी का जो रंग होता है पीला वो जेंथोफिल के कारण होता है। तो आपको ये पाँचों के पाँचों याद करने आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में अंतःप्रद्रव्यीय जालिका बोला जाता है। दोस्तों जो अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होती है ये चपटी नलिका सदृश संरचना होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रही, जो कि कोशिका का अंतः झिल्ली तंत्र बनाती है और ये केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती है। और दोस्तों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। ये अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है एवं केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का रास्ता बनाती है। ये दो प्रकार की होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्मूथ और रफ, यानी चिकनी और खुदरी। तो दोस्तों जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनके शरीर पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, जिसके कारण ये चिकनी होती है और ये लिपिड एवं स्टेरॉइड संश्लेषण में सहायक होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा रफ और ये रहा स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण ये खुदरी दिखाई देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गोल्जी बॉडी, जिसे हिंदी में गोल्जी काय बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा गोल्जी बॉडी। ये पौधों में पाया जाता है तो इसको डिक्टियोसोम, और जंतुओं में पाया जाता है तो इसको गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी कहा जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का संग्रहण, स्त्रावण करना होता है, यानी इन सबको स्टोर एवं सिक्रेशन करना होता है। और गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राइबोसोम की। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये सारे राइबोसोम हैं। और राइबोसोम एकल यानी अलग अलग या फिर गुच्छे के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा चेन राइबोसोम्स की। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऊपर पाए जाते हैं, जिसके कारण वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। और सर्वप्रथम जॉर्ज पेलेडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इन्हें पेलेडे कण भी कहा जाता है। और जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, और जो राइबोसोम का निर्माण होता है वो केंद्रिका में होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम की। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा लाइसोसोम, और ये कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसका निर्माण गोल्जी काय द्वारा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गोल्जी बॉडी द्वारा इसका निर्माण होता है। और इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि जितने भी कोशिका में टूटे फूटे अंग पाए जाते हैं उन सब का ये भक्षण कर लेती है, उन सब का पाचन कर लेती है। अगर इसको ऐसा लगता है कि कोशिका में क्षति हुई है तो ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देती है और उसका पाचन कर देती है, जिसके कारण इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आई होप आपको लाइसोसोम का समझ में आया होगा। स्फीरोसोम, दोस्तों जो स्फीरोसोम होता है ये पादपों में पाया जाता है, यानी पौधों में पाया जाता है, जो कि लाइसोसोम की तरह वर्क करता है और पौधों में पाया जाता है, इसके कारण इसे स्फीरोसोम कहा जाता है। और ये वसा का संश्लेषण और संग्रह भी करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की, यानी हिंदी में बात की जाए तो तारक काय एवं तारक केंद्रक की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रियोल, और ये सभी जंतु कोशिका एवं निम्न पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय दो बेलन संरचनाओं तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माइक्रोबॉडीज़ की। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक होता है पेरोक्सीसोम, दूसरा हो जाता है ग्लाइकोक्सीसोम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेरोक्सीसोम को। ये पौधों में होने वाले प्रकाशीय श्वसन तथा कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन को सहायक करती है, यानी उत्पादन में सहायता करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्लाइऑक्सीसोम की। तो यह मुख्यतः ग्लाइऑक्सीलेट चक्र में भाग लेता है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैक्यूल की, यानी रसधानी की। तो कोशिका द्रव में जल, रस तथा उत्सर्जित पदार्थ को घेरने वाली एक संरचना पाई जाती है, जिसे रसधानी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। और जो रसधानी होती है एकल झिल्ली से घिरा होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरती है।
एवं उसे कठोर एवं सहारा प्रदान करती है। कुछ विशिष्ट जो रसधानी होती हैं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन का कार्य भी करती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऊतक यानी टिश्यूज़। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊतक क्या होते हैं। तो ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिनमें सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होते हैं। और सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग विचट द्वारा किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि विचट ने सबसे पहले ऊतक शब्द का प्रयोग किया था। और पौधों में जो अधिकांशतः ऊतक पाए जाते हैं वो उनको यांत्रिक सहारा देने के लिए होते हैं, जिनमें से अधिकांशतः मृत होते हैं। जैसा कि आपने पौधों पे कभी छाल देखी होगी, तो जो पौधे पे भारी सतह होती है जिसे हम छाल कहते हैं, वो भी मृत कोशिकाओं का बना होता है। लेकिन जितने भी जंतु होते हैं उनमें ये ऊतक जीवित होते हैं। तो यहाँ पे हम ऊतक को भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जंतु ऊतक, एक होता है पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पादप टिश्यू। दोस्तों, जो पादप ऊतक होते हैं या प्लांट टिश्यू होते हैं, इनको विभाजन की क्षमता के आधार पर हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक होता है विभाज्योतिकी ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। तो इन दोनों ऊतकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विभाज्योतक ऊतक के बारे में। जो इसका मुख्य कार्य होता है वो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करना होता है। और इसके कारण जो पौधों की लंबाई और मोटाई होती है उसमें बढ़ने में सहायता मिलती है। और जो पौधा होता है उसकी जड़ और जो पौधे का शीर्ष भाग होता है उन पे ये ऊतक अधिकांशतः पाए जाते हैं। जो इनकी कोशिकाएं होती हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तथा इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। ये आपस में संगतता से जुड़ी रहती है, इसलिए इसमें अंतर कोशिका स्थान नहीं होता है, यानी इनमें कोई भी गैप नहीं पाया जाता। और इन कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और उसी के साथ कोशिका द्रव भी पाया जाता है। तो आपको विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में पता चल गया होगा, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यूज़। दोस्तों, जो स्थायी ऊतक होते हैं वो विभाज्योतक यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनके द्वारा ही बनते हैं, परंतु उनमें विभाजन की क्षमता जब समाप्त हो जाती है तो स्थायी टिश्यू बन जाते हैं। और जो स्थायी टिश्यू होते हैं वो एक निश्चित आकार के होते हैं। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं यानी स्थायी ऊतक होते हैं वो जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के होते हैं। और इनकी कोशिकाओं का आकार अपेक्षाकृत अधिक बड़ा होता है और इनमें रसधानी युक्त कोशिका द्रव पाया जाता है। और स्थायी ऊतक को भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है सरल ऊतक जिसे सिंपल टिश्यू बोला जाता है, एक होता है जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो दोस्तों, जो सरल ऊतक होते हैं इनमें वह सारे ऊतक आते हैं जो कि एक समान कार्य को करते हैं, यानी जो वो कार्य करते हैं वो समान होते हैं और ये समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। और सरल कार्य करने के कारण और समान कार्य करने के कारण इनको सरल ऊतक कहते हैं। इन्हें भी हम तीन भागों में देख सकते हैं। एक होता है मधुतक, स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मृदु ऊतक की। तो दोस्तों, जो मृदु ऊतक होता है ये पौधों का संरक्षण करता है और पत्तियों में भोजन निर्माण करता है। और इसी के साथ साथ उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि गोंद, रेजिन और टेनिन आदि को भी संचित करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्थूल कोण। तो जो स्थूल कोण ऊतक होते हैं ये पौधों को यांत्रिक सहारा देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति में भोजन का निर्माण भी करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग दृढ़ ऊतक की। तो दोस्तों, जो दृढ़ ऊतक होते हैं वो रेशेदार जितने भी पौधे होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं और ये पौधों के आंतरिक भागों के साथ साथ उसके बाह्य यानी भारी भाग की भी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे आपका सरल ऊतक समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो दोस्तों, जो जटिल ऊतक होते हैं ये एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं और ये सब एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ये जल, खनिज एवं तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इन्हें भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। और दोस्तों, जो जाइलम का मुख्य कार्य होता है वो भूमिगत जल को यानी जो पानी होता है और उसमें जितने भी लवण पाए जाते हैं उसको अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाना होता है। और ये पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है और इसे जल संवहन ऊतक भी कहा जाता है। तो आपको जाइलम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लोएम की। तो जो दोस्तों, जो फ्लोएम होता है वो जीवित ऊतक होता है और ये भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है। और दोस्तों, कभी यदि किसी वृक्ष का फ्लोएम नष्ट हो जाता है तो जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है वो जड़ों तक नहीं जाता और जिसके कारण पौधा धीमे धीमे सूख कर नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जटिल ऊतक भी समाप्त हुआ। और इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनको भी देखते हैं।
दोस्तों ऊतक तंत्र क्या होते हैं? जब एक या एक से अधिक ऊतक मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो ऊतक के इस समूह को ऊतक तंत्र कहते हैं। इसी के द्वारा कार्य संपन्न होता है। और पौधों में ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भारी त्वचा का ऊतक, भरण ऊतक, और तीसरा होता है संवहन ऊतक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारी त्वचा ऊतक की। दोस्तों जो भारी त्वचीय ऊतक होता है ये सुरक्षा प्रदान करता है, जल की हानि को भी रोकता है। और दोस्तों जो भरण ऊतक होता है इसका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन एकत्रित करना और सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना। इसके बाद हम लोग बात करें संवहन ऊतक के कार्यों की। तो जो संवहन ऊतक का कार्य होता है वो जल, खनिज, लवण तथा भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो आपको इन तीनों ऊतकों तंत्र की कार्य विधि समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग वार्षिक वलय, यानी जो पौधे में रिंग्स पाई जाती हैं वो क्यों होती हैं और उनका क्या कारण होता है। तो दोस्तों जो विभिन्न ऋतुओं में मौसम में परिवर्तन के कारण कैम्बियम की सक्रियता में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण स्पष्ट वार्षिक वलय का निर्माण होता है। और ये वार्षिक वलय एक वर्ष की वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इनको गिनकर वृक्ष की अवस्था या वृक्ष की एज के बारे में पता चलता है। तो आपको वार्षिक वलय समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्वितीयक वृद्धि क्या होती है। अधिकांशतः द्विबीजपत्रियों में एधा एवं कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण स्तंभ एवं जड़ों की मोटाई में वृद्धि हो जाती है, जो द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। तो आपको द्वितीयक वृद्धि भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका जितना भी ऊतक होता है वो समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पादप कार्य की। और इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को अभी लाइक करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें पौधों, जो भी हरे पौधे पाए जाते हैं, उनके कोशिकाओं में उपस्थित हरित लवक सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाता है। तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी हम लोग सीधी लैंग्वेज में कहें तो प्रकाश के द्वारा पौधों का खाना बनाना यानी भोजन बनाना, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो इसमें जो क्रिया होती है उसको हम रिएक्शन में भी देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक रिएक्शन देख सकते हैं। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एनवायरनमेंट से पौधे द्वारा लिया जाता है, और जल होता है वो ज़मीन से लिया जाता है, और इस क्रिया से ग्लूकोज का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है। और यहाँ पे आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखना है। आपको C6H12O6 याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और जितने भी SSC एग्जाम्स होते हैं उनमें स्पेशली ये पूछा जाता है जो ग्लूकोज बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ग्लूकोज बनता है उसमें कार्बन का मॉलिक्यूल्स किस अणु द्वारा आता है। तो आपको बताना है यहाँ पे जो कार्बन आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आता है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है वो वाटर के थ्रू आता है। यानी जो ग्लूकोज में कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया है, और हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो वाटर के मॉलिक्यूल से आया है। और इसके बाद जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कार्बन के मॉलिक्यूल से O2 अलग होके होती है। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो लाल रंग में, यानी जो आपका रेड कलर होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम बैगनी कलर में होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पादपों में श्वसन यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो पादपों में श्वसन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, जैसा कि हमारे शरीर में होता है। सेम पौधों के शरीर में भी यही प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया होती है वो विसरण विधि द्वारा होती है। जितने भी पौधे होते हैं या जितने भी पादप होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया प्राणियों से अलग होती है। पादपों में श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है, और पादप के सभी भाग जैसे कि मूल, तना, पत्ती सारे श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि जितने भी जंतु होते हैं और पादप में श्वसन में ये डिफरेंस पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पत्तियों में गैसीय विनिमय। तो पत्तियों में जो भी गैस का विनिमय होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा को हम लोग छिद्र के तरह समझ सकते हैं जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं, और ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो जब पादप की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वातावरण में उसे मुक्त करने के लिए स्टोमेटा छिद्र खुल जाता है या स्टोमेटा खुल जाता है, और इस प्रकार पत्तियों में गैसों का विनिमय होता है। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं पादपों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो पादपों में जो जनन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है आलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आलैंगिक जनन की यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो आलैंगिक जनन होता है इसमें पादप बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करता है, यानी इसमें बीजों का निर्माण नहीं होता है।
और आलैंगिक जनन की भी निम्न विधियाँ होती हैं, जैसे कि कायिकी प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण आदि। ये सब आलैंगिक जनन के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कायिकी प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन। तो जो वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन वो 3 प्रकार से हो सकता है, और इसमें पादप के मूल यानी उसकी जड़, तने, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त किया जाता है। और इसमें भी हम लोग 3 प्रकार से देख सकते हैं, यानी वो तने से हो रहा है तो उसे तना कायिकी प्रवर्धन कहा जाएगा, यदि पत्तियों से हो रहा है तो पत्ती, और जड़ से हो रहा है तो जड़ कायिकी प्रवर्धन कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कायिकी प्रवर्धन समझ में आ गया होगा, यानी इसमें हम लोग सीधे प्लांट के किसी भाग को लेकर उससे नए पौधे का विकास कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो अदरक, लहसुन, गन्ना, अमरबेल, मनी प्लांट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मुकुलन यानी बडिंग की। तो जो ईस्ट में जनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। इसमें जो ईस्ट की कोशिकाएं होती हैं वो छोटी छोटी कलिका के रूप में उभर आती हैं और उन कलिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसे मुकुलन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें खंडन यानी फर्मेंटेशन की। तो जो खंडन जनन होता है ये शैवालों में होता है, और जैसा कि आपको पता है जल और पोषण तत्वों की उपलब्धता होने पर जो शैवाल होते हैं वो वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं, और जो ये खंडन होते हैं वो नए जीवों के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। तो आपको खंडन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन। तो जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये कवक में होता है। कवक में जनन बीजाणु निर्माण द्वारा होता है, और जो कम विकसित पौधे होते हैं उनमें दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशीय रचना पाई जाती है जिन्हें बीजाणु कहा जाता है, और जो कि प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित देते हैं, यानी उनके डेवलप के लिए अगर वातावरण उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से उन्हें चाहिए तो वो सुरक्षित रहते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधे का विकास करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो हरिता, जिसे इंग्लिश में मोस कहा जाता है, और फन इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो लैंगिक जनन होता है इसमें बीजों से नए पादपों का जन्म होता है, और लैंगिक जनन में 2 विधियाँ पाई जाती हैं, एक होता है परागण और दूसरा होता है निषेचन। इन दोनों विधियों द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है, और जितने भी पौधे होते हैं उनमें से जो अधिकतर पौधे होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, यानी उनमें नर और मादा दोनों एक साथ पाए जाते हैं। और लैंगिक जनन में जितने भी पौधे होते हैं उनका जो जनन भाग होता है वो पुष्प होता है। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। तो पुष्प में हम अगर विभिन्न भागों की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है इसको बाह्यदल बोलते हैं, और ये वाला भाग दल कहलाता है, और जो ये वाला भाग होता है ये पुंकेसर में आ जाता है। और आप देख रहे होंगे ये अंडाशय, ये मादा जनन अंग होता है पौधों में, और जो पुंकेसर होता है ये पुरुष जनन अंग होता है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्तिकाग्र, इसी के द्वारा जो परागकण होते हैं वो अंडाशय तक पहुँचते हैं। और यहाँ पे एक आप पाइप के समान संरचना देख रहे हैं, इसे वर्तिका बोलते हैं। इसी के द्वारा जो परागकण होते हैं वो अंडाशय तक पहुँचते हैं। तो जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं ये स्त्री केसर होते हैं, यानी स्त्री भाग होते हैं, यानी पुष्प के मादा जनन अंग होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो पुष्प में जो पुंकेसर और अंडप होता है ये जनन अंग होते हैं, और जितने भी पुंकेसर होते हैं, जैसे कि आप ये संरचना देख रहे हैं लंबी से पाइप की तरह, ये पुंकेसर कहलाती है। और इसके जो शीर्ष भाग होता है इस पर परागकण पाए जाते हैं, और जो परागकणों की उत्पत्ति होती है वो परागकोश में होती है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं ये परागकोश है। और दोस्तों जो पोलिनाइजेशन यानी परागण की जो क्रिया होती है, जैसे कि आपको पता है, तो परागकण जो होते हैं उनको वर्तिकाग्र में पहुंचना रहता है। वर्तिकाग्र से ये वर्तिका के थ्रू अंडाशय में जाते हैं, और यहाँ पे निषेचन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जो परागकण होते हैं उनको वर्तिकाग्र में पहुंचने की कई विधियां होती हैं, जैसे कि वो वायु, जल, कीट या अन्य कारकों द्वारा उस तक पहुंच सकते हैं। तो इसी के आधार पे हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनाइजेशन, और दूसरा होता है पर परागण, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनाइजेशन। तो स्वपरागण से आप समझ ही चुके होंगे। तो दोस्तों जो स्वपरागण होता है उसमें जो पौधा होता है और जो पुष्प होता है, उसी पुष्प के परागकण यदि उसके वर्तिकाग्र में पहुंच जाए, या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो उसको स्वपरागण कहा जाता है। और पर परागण ऐसी विधियां होती हैं जब किसी पौधे में किसी अन्य पौधे के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो इसे पर परागण कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका पौधों में जनन और पादप कार्यकी समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
पादप हार्मोन। और हमने पादपों के बारे में अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पादप हार्मोन्स, क्योंकि एग्जाम्स में इससे ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये शुरू करें, सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे बेल आइकन का भी निशान आ रहा होगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पादप हार्मोन्स होते क्या है। तो पौधों में जैविक क्रियाओं को नियंत्रित एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये पौधों की वृद्धि एवं अनेक उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पादप हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। तो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन यानी ग्रोथ स्टिमुलेटर, और दूसरा होता है वृद्धि निरोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वृद्धि प्रवर्धक। तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये वृद्धि दर को बढ़ा देते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन। तो ये तीन हार्मोन्स जो हैं वो वृद्धि को बढ़ा देते हैं यानी ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। और दोस्तों वहीं पे जो वृद्धि निरोधक हार्मोन्स होते हैं ये वृद्धि दर को कम कर देते हैं, जैसे कि एथिलीन। ये सब वृद्धि निरोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स की यानी ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन्स की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सिन। तो दोस्तों जो ऑक्सिन होता है पौधों में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, और ये पौधों के ऊपरी सिरों में पाया जाता है, जैसे कि पत्तियों के किनारों में, जिससे वो विकास कर सकें। और ये कोशिकाओं के दीर्घीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। और इसके हम लोग उपयोगिता की बात करें तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये अधिक मात्रा में तने की वृद्धि को प्रेरित करता है, जबकि कम मात्रा में जड़ की वृद्धि को, यानी ये तने को अधिक वृद्धि देता है और जड़ को कम। और ये कायकी जनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जैसे कि आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कायकी जनन क्या होती है। इसमें जो पौधे होते हैं उनके किसी पार्ट को लेकर सीधे उनसे नए पौधों का निर्माण कर लिया जाता है। जैसे कि आपने गुलाब देखा होगा, तो गुलाब की जो टहनी होती है उसको सीधे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, उसके बाद वो खुद ही एक पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। तो कायकी जनन में भी इसकी भूमिका होती है, जिससे नया पौधा तैयार किया जा सके। और ऑक्सिन का उपयोग खेतों में भी किया जाता है। इसके छिड़काव से जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जो ऑक्सिन होता है वो कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है। और ये जो पौधे होते हैं उनके फल एवं पत्तियां और जो पुष्प होते हैं उनको शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाता है, यानी स्टार्टिंग में ही उनको गिरने नहीं देता। तो यहाँ पे आपका ऑक्सिन खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिब्रेलिन्स की। तो जो जिब्रेलिन्स होता है ये जटिल कार्बनिक यौगिक है, और ये पौधे के ऊपरी सिरों में और ये भ्रूण में बनता है, और ये पौधे के सभी भाग में वृद्धि करता है। और जैसा कि हमने देखा था जो ऑक्सिन होता है वो तने की वृद्धि के लिए होता है, परंतु जो जिब्रेलिन्स हार्मोन होता है ये पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और उनकी जरा अवस्था को रोकता है, ताकि उनमें जो फल होते हैं वो पेड़ से अधिक समय तक लगे रहें। और जो जिब्रेलिन्स होता है ये बीजों में प्रसुप्ति तोड़ने के लिए भी उपयोगी होता है, यानी जो उनमें प्रसुप्त अवस्था पाई जाती है जिसके कारण वो अंकुरित नहीं होते हैं उसको तोड़ता है और उनको अंकुरित के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे आपका जिब्रेलिन खत्म हो गया। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइटोकाइनिन। तो जो साइटोकाइनिन होते हैं पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जिनमें कोशिका विभाजन की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है, जैसे कि जड़ की जो आगे का सिरा होता है उनमें, कलिकाओं में, इन सब में पाया जाता है। और इसकी उपयोगिता की बात करें तो ये अंग निर्माण में सहायक होता है, यानी अंग निर्माण को नियंत्रित करता है और प्रसुप्ति काल को कम करता है, कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है। तो ये साइटोकाइनिन के कुछ कार्य थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इथिलीन। और दोस्तों जो इथिलीन होता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पादप हार्मोन में एक है। तो जो इथिलीन होता है वो पौधों में गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो कच्चे फल को पकाना होता है। और उसके अलावा जो इथिलीन होता है ये एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। तो दोस्तों जो एब्सिसिक एसिड होता है ये पादपों में वृद्धि एवं उसके उपापचय को निरोध करता है, यानी उसको अवरुद्ध करता है और कोशिका विभाजन को मंद करता है या फिर रोकता है, जिससे जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। इसलिए इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे एब्सिसिक एसिड भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लोरिजेन। तो जो फ्लोरिजेन हार्मोन होता है ये पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है, और जो इसका निर्माण होता है वो पत्तियों में होता है। तो यहाँ पे आपके पादप हार्मोन्स खत्म हो गए। और इसके बाद दोस्तों हम लोग दो ऐसे चीज़ों की बात करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक होता है वसंतीकरण और दूसरा होता है प्रसुप्ति। तो इन दोनों को हम देखते हैं। तो जो वसंतीकरण होता है यह शीघ्र पुष्पन को प्रेरित करते हैं, और ऐसा करने के लिए यह उनका
जो तापमान होता है उसको कम कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी सहायता से पादपों में कम समय में अधिक फल प्राप्त किए जाते हैं। और वसंतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा द्विवर्षीय फसलों को एक वर्षीय फसलों में बदला जा सकता है। तो इसलिए वसंतीकरण आवश्यक है आपके लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रसुप्ति यानी डोरमेंसी। तो जितने भी पौधे होते हैं उनमें कलिकाओं, बीजों, ट्यूबर, राइबोसोम आदि के प्रसुप्त रहना या अंकुरित ना होना प्रसुप्ति कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पादप हार्मोन खत्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पादप के जितने भी अंग होते हैं, यानी जितने भी एक पौधे के अंग होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे और उनके टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं एनटीपीसी या फिर आपके जो एसएससी होते हैं, उसमें ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि हल्दी किस प्रकार की जड़ है या किस प्रकार का तना है। तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। और उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग देखते हैं पादप के विभिन्न अंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं जड़। तो आपको पता है जितने भी बीज होते हैं यदि वो अंकुर होते हैं तो उनमें से प्रथम मूल निकलती हैं, या फिर जो उनमें से आप देखते होंगे जब अंकुर होते होंगे तो वाइट सा उसमें से रेशा निकलता होगा, जिसको प्राइमरी रूट या फिर हिंदी में प्राथमिक मूल बोलते हैं, बनती है, जो मिट्टी में उगती है। और जो प्राथमिक मूल होती है उसी से पार्श्वीय मूल भी निकलती है, जिसे लेटरल रूट बोला जाता है, या फिर जिन्हें द्वितीयक एवं तृतीयक मूल कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है मूसला जड़ें, दूसरा होती है रेशेदार जड़ और तीसरा होती है अपस्थानिक जड़। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेप रूट की। तो जो प्राथमिक मूल और इनकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती हैं, जैसे कि सरसों के पौधे में होता है। तो आपको यहाँ पे मूसला जड़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेशेदार जड़ की। तो जो रेशेदार या झकड़ा जड़ होती है, जिसे फाइब्रस रूट भी बोला जाता है, जब प्राथमिक जड़ें यानी जो प्राइमरी रूट होती है वो अल्प जीवित हो तो वह पतली जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं और ये जड़ें तने के आधार से निकलती हैं, जैसे कि गेहूं का पौधा। तो वो रेशेदार जड़ें बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक जड़ की। तो जो अपस्थानिक जड़ होती हैं तो ये पौधे के जो जड़ वाला भाग, आपको पता है कि नीचे वाला भाग होता है जो मूलांकुर से निकलता है, उसके अलावा पौधे के अन्य भाग से भी निकलती है, तो उसको हम लोग अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे अपस्थानिक जड़ भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं जड़ों का रूपांतरण। तो जैसा कि आपको पता है जो जड़ होती हैं वो जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भाग में पहुँचाती हैं। और इसके अतिरिक्त भी जड़ अन्य कार्य करती है जिससे उनके आकार एवं संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो उसी में हम सबसे पहले देखते हैं मूसला जड़ों का रूपांतरण। तो इसमें हम देखते हैं भोजन पदार्थों के संचय के लिए। तर्क रूपी में हम देखें तो जैसे मूली इसका एग्जाम्पल है, उसको तर्क रूपी बोला जाता है। और दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी और जितने भी रेलवे एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूली किस टाइप की जड़ का एग्जाम्पल है। तो आपको वहाँ पे बताना है कि मूसला जड़ जो कि भोजन पदार्थों के संचय के लिए रूपांतरित हो जाती है उसका एग्जाम्पल है। और कुंभ रूपी का एग्जाम्पल है शलजम, शंक्वाकार का गाजर, गांठदार का शकरकंद। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं रेशेदार जड़ों का रूपांतरण। तो कार्य के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार में रूपांतरित होती है। तो पहला ये होता है भोजन के संचय के लिए, दूसरा उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, और तीसरा होता है अन्य जैविक क्रियाओं के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं भोज्य पदार्थों के संचय के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंदिल जड़ें। तो इसमें शकलकंद आ जाता है। फिर उसके बाद पुलकित जड़ें, तो इसमें डहेलिया सतावर आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखें ग्रंथिल जड़ें, तो इसमें अम्बा हल्दी आ जाता है। और फिर देखें हम लोग तो मणिकामय जड़ें, तो इसमें अंगूर और करेला आ जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि भोजन संचय के लिए जो जड़ें होती है रेशेदार जड़ें इतने पात्र में रूपांतरित हो जाती हैं। अगर हम रेशेदार जड़ों का रूपांतरण यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं स्तंभूल। जैसे कि बरगद में आप देखते हैं तो उसमें जो तना होता है उससे कई जड़ें निकलती हैं जो उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसके बाद देखें तो अब स्तंभ मूल, तो इसमें मक्का एवं गन्ना हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आपने गन्ने में देखा होगा कि साइड से उसके जो तना होता है उससे साइड से जड़ निकलती है जो कि उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसके बाद देखें तो आरोही मूल जैसे कि पान में निकलता है। इसके बाद हम देखें अन्य जैविक क्रियाओं के लिए तो सबसे पहले चूषक मूल जैसे कि अमरबेल होता है।
तो उसमें जो निकलती हैं वो अपशोषण पदार्थ को दूसरे पौधों से चूसने के लिए निकलती हैं। इसके बाद श्वसनीय मूल की बात करें तो राइजोफेरा, अधिपाद मूल की बात करें तो आर्किड, और स्वांगी कारक मूल की बात करें तो सिंघाड़ा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेशेदार जड़ें होती हैं उनका रूपांतरण। तो इसके बाद हम देखते हैं जड़ के कार्य। तो जो जड़ का मुख्य कार्य होता है वो जल एवं खनिज पदार्थों को मिट्टी से निकालना होता है और पौधे को जकड़े रखना होता है जिससे वो अपनी जगह से हिले ना। और कुछ जड़ें संचय का काम भी करती हैं, जैसे कि भोजन पदार्थों का संचय के लिए, जैसा कि हमने अभी देखा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तना का कार्य। तो जो तना का मुख्य कार्य होता है वो शाखाओं को फैलाना होता है, पत्ती फूल फलों को संभालना होता है। और जो तना का एक और मुख्य कार्य होता है वो जल, खनिज लवण एवं प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन, यानी उनको पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना होता है। और कुछ तने ऐसे होते हैं जो कि भोजन का संग्रह भी करते हैं, वो हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे जब हम लोग तने के रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ जो तने होते हैं वो यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आपको तने का कार्य समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करें तने का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो जो तने का रूपांतरण होता है ये 3 रूप में होता है। एक तो होता है भूमिगत तना, दूसरा होता है उपवायवीय तना और तीसरे वायवीय तना। यानी जो भूमिगत तना आप समझ ही गए होंगे, जो तना भूमि में पाया जाता है। इसके बाद बात करें तो उपवायवीय, यानी जो आधा जमीन में और आधा ऊपर पाया जाता है। और वायवीय में जो तना पूर्ण रूप से ऊपर पाया जाता है, यानी हवा में पाया जाता है। तो इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूपांतरण में बात करते हैं भूमिगत तना की, यानी अंडरग्राउंड स्टेम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रकंद देखते हैं। तो प्रकंद का एग्जाम्पल सिर्फ आपको इसमें एग्जाम्पल से याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए हल्दी किस टाइप के तना का रूपांतरण है। तो वहाँ पे आपको लिखना है कि प्रकंद। तो वहीं अगर आलू की बात की जाए तो ये कंद होता है। और शल्कंद की बात की जाए तो इसमें प्याज और लहसुन आता है। आप नाम से समझ गए होंगे, जिसमें शल्क पाए जाते हैं। जैसे कि आपने प्याज देखा होगा तो प्याज में शल्क पाए जाते हैं। इसके बाद घनकंद की बात करें तो जिमीकंद और अरबी। तो ये भी आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भूमिगत तना। इसके अलावा आप उपवायवीय और वायवीय दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम लोग कवर नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पत्ती के कार्य। तो जो पत्ती का मुख्य कार्य होता है आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करना। और कुछ पत्तियां प्रांत अर्थात लता तंतु में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे वो ऊपर चढ़ने में मदद करती है। जैसे कि आपने मटर के पौधे देखे होंगे, वो जो मटर जैसे पौधे होते हैं उनको ऊपर चढ़ने में मदद करती है। और कुछ पत्तियां भोजन संचय का कार्य करती हैं, जैसे कि प्याज और लहसुन। और पत्तियां गैसों का विनिमय में भी महत्वपूर्ण पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि हम लोगों ने पादप कायकी में पढ़ा था कि स्ट्रोमेटा के द्वारा ये गैस का आदान प्रदान करती है, यानी उसका विनिमय करती है। और गवारपाठा और नागफनी जैसे पौधों में जो पत्तियां होती है वो कांटे रूप ले लेती है, जिसके कारण उसमें जो पानी का वाष्पीकरण है या फिर पानी का जो उत्सर्जन होता है, वाष्प का उत्सर्जन होता है, वो कम हो। और कुछ पत्तियां घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती हैं, जिन्हें हम कीटहारी पौधे कहते हैं या फिर कीटभक्षी पौधे कहते हैं, जैसे कि घटपर्णी, वीनस फ्लाई इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको पत्ती के कार्य भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करें तो फ्रूट की, यानी फल की। तो जो फल होता है वो एक परिपक्व और पूर्ण निर्मित अंडाशय है, जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। समानतः इसमें फल भित्ति और बीज विद्यमान होता है। और जो फल भित्ति होती है वो गूदेदार और शुष्क दोनों प्रकार की हो सकती हैं। कभी कभी कुछ पुष्पीय भाग भी फल में पाए जाते हैं। तो ऐसे फलों को हम लोग कूट फल या फिर फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे कि सेब, काजू, जो कि अंडाशय से निर्मित नहीं होते। इसके बाद हम लोग बात करें, जबकि सभी अंडाशय से निर्मित होने वाले फल वास्तविक फल कहलाते हैं, यानी ट्रू फ्रूट कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि फॉल फ्रूट और ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें एक साइड फलों के नाम दिए हैं और दूसरे साइड उनको खाने के योग उनका जो भाग होता है उसके नाम दिए। और अक्सर एसएससी और रेलवे एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सेब और नाशपाती होता है उसमें पुष्पासन को खाया जाता है। और जो अमरूद, अंगूर और टमाटर होते हैं उसमें फल भित्ति और बीजांडसन को खाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो टमाटर और अमरूद होते हैं उनमें हम लोग बीजों को भी खाते हैं। पपीता और जो आम होता है उसमें हम मध्य फल भित्ति खाते हैं। और नारियल में हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। जो नारियल का जो फल होता है वो भ्रूण होता है, इसलिए उसको भ्रूण पोष कहा जाता है। इसके बाद केले में हम लोग मध्य एवं अंतः भित्ति खाते हैं। और गेहूँ में हम लोग भ्रूण पोष और भ्रूण खाते हैं। काजू में हम लोग पुष्प ब्रंथ और बीज पत्र खाते हैं। लीची में हम लोग एरिल खाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीची में खाने योग्य पदार्थ क्या होता है, तो आपको बताना है एरिल।
इसके बाद चना और मूंगफली में हम लोग बीज पत्र और भूण खाते हैं। और शहदूत में हम लोग रसीले परिदल पुंज खाते हैं। कटहल में हम लोग परिदल पुंज एवं बीज खाते हैं। और अनानास में हम लोग परिदल पुंज खाते हैं। और नारंगी में हम लोग जूस हेयर खाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये चार्ट आपको याद करनी, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना जितना हो सकता है शेयर कीजिए।